वी वर डिस्कसिंग अबाउट द यूक्यूज़ फ्रॉम द चेस्ट ट्रॉमा, जिसमें से हमने जो है वो हीमोथोरक्स का यूक्यू सॉल्व करे थे। उसमें इन्होंने पूछा हुआ इंडिकेशंस ऑफ थोरैकोटोमी इन दिस पेशेंट। ठीक है, तो हमने जो है ना इसको इस तरह से अटैम्प्ट करना होता है क्वेश्चन को, पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा है या ब्लंट थोरेसिक ट्रॉमा है। हमने कब थोरैकोटोमी करनी है, थोरैकोटोमी क्या होती है मैं बता चुकी हूँ। जब पेनिट्रेटिंग, तो इसकी इंडिकेशंस क्या है, पेनिट्रेटिंग थोरेसिक इंजरी अगर हुई है, ठीक है। तो अब जो है ना उसका पेनिट्रेटिंग चेस्ट इंजरी के बाद क्या हुआ, उसका हाइपोटेंशन जो है वो अनरिस्पॉन्सिव है। मतलब हमने रिससिटेशन इतनी ज़्यादा की है लेकिन फिर भी हाइपोटेंशन नहीं ठीक हो रही, ब्लड प्रेशर उसका 70 से नीचे जा रहा है। तो अनरिस्पॉन्सिव हाइपोटेंशन जो रिस्पॉन्स नहीं कर रही, उस केस में या फिर ब्लंट थोरेसिक इंजरी के केस में हमने कब करना है, जो मैंने आपको बताया कि चेस्ट ट्यूब हमने डाली हुई है और उसका 1500 ml से ज़्यादा ब्लड ख़त्म हो रहा है, ब्लड निकल रहा है, ठीक है। या फिर उसको पर आवर 200 ml से ज़्यादा ब्लड आ रहा है 3 to 4 कंसेक्यूटिव आवर्स में, तो फिर हमने जो है वो करना होता है। ठीक है, तो ये इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 years old मेल प्रेजेंट एमरजेंसी रूम विद स्टैब वुंड ऑन द चेस्ट जस्ट बिलो द निपल। उसको टैकीकार्डिया है, उसकी पल्स बहुत ज़्यादा फीबल है विद इंगॉर्ज्ड नेक वेन। इस क्वेश्चन को हम कार्डिक टेम्पोनाट के साथ डिस्कस करते हैं, उसको भी छोड़ दें। एमरजेंसी इन द हाइपोवोलेमिक स्टेट में आया बच्चा, लेफ्ट साइडेड चेस्ट क्रैपिटस एंड टेंडरनेस। तो हाइपोवोलेमिक शॉक जो होता है ये हीमोथोरेक्स में होता है। उसके बाद ये हमारा हीमोथोरेक्स का, लेकिन उन्होंने आपसे पूछा है कि हाउ विल यू मैनेज दिस केस। तो हीमोथोरेक्स की आप जो है वो मैनेजमेंट लिख दोगे और अर्जेंट जो आप थोरैकोटोमी जो आपको करनी पड़ती है उसकी इंडिकेशन साथ लिख दोगे। उसके बाद जो है मोटरसाइकिलिस्ट जो है उसको इंजरी हुई है राइट साइड पे। एग्जामिनेशन पे क्या है, टेकिपनिया है, लिमिटेड रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स ऑन द राइट साइड एंड डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड्स, और डलनेस ऑन परकशन। डलनेस और परकशन आपको लेके जा रहा है कि दिस इज़ द हीमोथोरक्स। सो व्हाट इज़ योर इन्वेस्टिगेशन प्लान। तो इन्वेस्टिगेशन में इज़ द चेस्ट एक्सरे और मैनेजमेंट हमने इसकी हीमोथोरक्स की कर ली हुई है कि किस तरह से हमें करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द फ्लेल चेस्ट। 20 years old मैन इमरजेंसी में आया आफ्टर द रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, हाइपोटेंसिव है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है। उन्होंने खुद ही बता दिया कि फ्लेल सेगमेंट है। व्हाट इज़ फ्लेल चेस्ट। तो यू विल से इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, जिसमें क्या होता है कि एक से आपने बताना है फ्रैक्चर होगा, ठीक है, 3 और मोर एडजेसेंट रिब्स की इन 2 places और मोर, ईदर ऑन वन साइड ऑफ द चेस्ट और ईदर साइड ऑफ द स्टर्नम। तो अब क्या होगा, सेगमेंट्स जो होंगे दे मूव पैराडॉक्सिकली, इनवर्ड ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, आउटवर्ड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, एंड कॉजिंग द कंप्रेशन ऑफ द लंग्स एक्सचेंज मैकेनिज्म। तो दिस इज फ्लेल चेस्ट। इसके बाद कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। क्यों रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है फ्लेल चेस्ट का पेशेंट, कि एक तो पेन विद ब्रीदिंग सो दैट चेस्ट वॉल मूवमेंट्स रिड्यूस्ड, के पेशेंट को इतनी ज़्यादा पेन हो रही होगी कि वो खुद जो है रेस्पिरेटरी, क्योंकि रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स के दौरान पेन हो रही है तो पेशेंट क्या करेगा, मूवमेंट्स को स्लो डाउन खुद कर लेगा कि मुझे पेन ना हो। इसके अलावा गैशियस एक्सचेंज जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से कम हो जाएगी, उसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा। इसके अलावा मैकेनिकल कंप्रेशन ऑन द लंग्स हो रही है जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है। पल्मोनरी कंट्यूजन की वजह से हो रहा है विच इंटरफेयर्स विद द ब्लड ऑक्सीजनेशन। इसके अलावा कॉम्पनसेशन ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रही है कि एनारोबिक मेटाबॉलिज्म शुरू हो गया ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। और इसके अलावा एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, इन सब की वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है। पेन, लेस एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मैकेनिकल कंप्रेशन ऑफ लंग्स, पल्मोनरी कंट्यूजन, कॉम्पनसेशन ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या होगा फ्लेल चेस्ट का, एडमिट, आईवी लाइन, आईओपी चार्टिंग, वाइटल्स मॉनिटरिंग, गिव एनाल्जेसिया, एंटीबायोटिक्स। अगर सेगमेंट स्मॉल है और इंटरफेयर नहीं कर रहा रेस्पिरेशन को तो ऑब्जर्व करना है पेशेंट को, इधर ही डेवलप्स न्यूमोथोरक्स। और एबीजीज एनालिसिस करनी है अंटिल द सेगमेंट स्टेबलाइज। सीवियर केसेस में ईटीटी पास करेंगे, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देंगे और अप टू 3 weeks जब तक के फ्रैक्चर जो है वो लेस मोबाइल हो जाए। सर्जरी इज़ नीडेड इन सम केसेस व्हेन द लंग्स आर पंक्चर्ड।
तो उस केस में हमने जो है ना उसकी सर्जरी करनी है। अदरवाइज़ जो है ये फ्लेल सेगमेंट जो है इसको हम ऑब्ज़र्व करते हैं, ठीक है। तो जो है इस तरह से। उसके बाद आता है 45 ईयर्स ओल्ड शॉपकीपर है, उसको व्हीकल ने स्ट्रक किया और इमरजेंसी वार्ड में उसको सांस नहीं लिया जा रहा, ब्लंट इंजरी हुई है चेस्ट में और सेगमेंट ऑफ द राइट चेस्ट वॉल मूव्स इनवर्ड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, आउटवर्ड ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। तो व्हाट इज़ दिस? फ्लेल चेस्ट। हाउ विल यू ट्रीट दिस केस? हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कार्डिक टेम्पोनाट। इसको हमने जो है मेडिसिन में डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी कि पेनिट्रेटिंग थोरेसिक ट्रॉमा के रिजल्ट में स्पेशली जो वूंड्स होती है पैरास्टर्नल रीजन में एंटीरियरली एंड बिटवीन द टू स्कैपुल्स इन पोस्टीरियरली, ठीक है। आगे जो है अगर स्टर्नम के साथ इंजरी हो, वूंड्स हो या फिर पीछे स्कैपुला के दरमियान में हो तो उन वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हार्ट पड़ा हुआ है तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो पेनिट्रेटिंग थोरेसिक ट्रॉमा होगा उसकी वजह से कार्डिक टेम्पोनाट का चांस ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अब कार्डिक टेम्पोनाट में क्या होगा, जो पेरिकार्डियल स्पेस होगी वहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो जाए, फॉर एग्जांपल 75 ml ऑफ ब्लड, उसकी वजह से जो है ऑब्वियसली जब हार्ट के ऊपर कंप्रेशन पड़ेगा इस ब्लड का 75 ml ब्लड का, तो उसकी वजह से हार्ट फिल नहीं होगा और कार्डिक आउटपुट भी ड्रॉप करेगा और पेशेंट ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में जाएगा। तो पैथोजेनेसिस की क्या होती है, जब पेरिकार्डियम इंजर होती है उसकी वजह से पेरिकार्डियल कैविटी में ब्लड इकट्ठा हो जाता है और फिर क्या होता है कि हार्ट जो है उसकी कि ब्लड है, हार्ट जो है वो रिलैक्स ही नहीं कर सकता ड्यूरिंग डायस्टली, क्योंकि उसके ऊपर कंप्रेशन पड़ती जा रही है। वो रिलैक्स कैसे करे, रिलैक्स मतलब उसने डायस्टली करनी है तो वो जो है मतलब उसकी फूलेगा ही नहीं हार्ट, क्योंकि उसकी गिट ब्लड है। उसकी वजह से क्या होगा, उसके अंदर जब वो उसके अंदर कुछ आएगा नहीं, मतलब कि उसके गिट ब्लड है उसके अंदर कुछ आएगा नहीं, मतलब प्री लोड नहीं होगा, आएगा नहीं तो जाएगा नहीं, प्री लोड कम होगा तो कार्डिक आउटपुट भी कम होगा। तो अब जब आएगा नहीं जाएगा नहीं तो पीछे की तरफ जाएगा, मतलब कि पीछे से कुछ नहीं आ रहा, आगे कुछ जा नहीं रहा, हार्ट के अंदर जमा होता जा रहा है और फिर वो जमा हुआ हार्ट जो है वो पीछे बैक फ्लो करेगा वेन्स के अंदर, तो वेन्स एंगॉर्ज हो जाएंगी और ब्लड फ्लो जो है वो हार्ट को भी नहीं मिलेगा। तो ये सारा सिस्टम होता है। अब हमने देखा कि टेंशन न्यूमोथोरैक्स में भी तो वेन्स एंगॉर्ज हो रही थी नेक की, यहाँ पे भी वेन्स एंगॉर्ज हो रही हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को कार्डिक टेम्पोनाट है? सबसे पहले तो एक चीज़ है कि अगर तो इंजरी जो है वो लंग्स की है ना, मोस्टली आपको जो वो वूंड्स मिलती है ना वो पेरिफ्रीज में मिलती हैं चेस्ट वॉल की, मतलब के साइड ऑफ द चेस्ट में हो गई हैं इस तरह से। लेकिन अगर आपको वो मिल रही है ना बिल्कुल स्टर्नम के साथ वूंड, ठीक है, या पीछे स्कैपुला के दरमियान में वूंड, तो फिर आपने पहला आपका जो है ना शक जाना चाहिए कार्डिक टेम्पोनाट की तरफ। वेन्स आपको ठीक है इंगॉर्ज मिल रही हैं, लेकिन कौन से क्लिनिकल फीचर्स होंगे जिसकी वजह से आपको जो है ना पता चलेगा कि हार्ट का मसला है या लंग्स का? तो देखें इसमें ना बैक स्ट्राइड होता है कि वीनस प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा क्योंकि बैक फ्लो हो रहा है, आर्टीरियल प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि आगे कुछ नहीं जा रहा, और मफल्ड हार्ट साउंड्स होंगी। मफल्ड हार्ट साउंड्स आपको मिल रही थी वहाँ पे टेंशन न्यूमोथोरैक्स में? नहीं, यहाँ पे हार्ट साउंड जो मफल्ड हो जाएंगी क्योंकि हार्ट के ब्लड इकट्ठा हुआ है। तो अब हम स्टेथ रख के हार्ट की साउंड सुनने लगेंगे तो वो साउंड्स जो है उसमें से आएंगी नहीं, ठीक है। और फिर टेकिकार्डिया और हाइपोटेंशन, ये तो चलो फजूल सा है। नेक वेन्स एंगॉर्ज, ठीक है, ये भी फजूल सी बात है, ये तो टेंशन न्यूमोथोरैक्स के हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। लेकिन हार्ट साउंड मफल्ड हो जाना लेकिन ब्रेथ साउंड्स ऑडिबल होना, इसका मतलब कि लंग्स ठीक है, हार्ट ख़राब हुआ है। समझ आई किस तरह से हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं टेंशन न्यूमोथोरैक्स से? और कॉस्मोल साइन इज़ पैराडॉक्सिकल राइज ऑफ जेवीपी ऑन इंस्पायरेशन। वैसे इंस्पायरेशन में क्या होता है कि इंस्पायरेशन में जेवीपी का प्रेशर कम होता है क्योंकि हार्ट के अंदर ब्लड घुसता है सारा, तो पीछे ब्लड कम होगा। लेकिन अगर हार्ट की गिर्द कंप्रेशन है तो पीछे से ब्लड सारा पीछे आता जाएगा, तो इंस्पायरेशन के दौरान भी जेवीपी राइज करेगी। दिस इज़ नॉट नॉर्मल, दिस इज़ कॉस्मॉल साइन विच इज़ प्रेजेंट इन कार्डिक टेम्पोनाट। वी हैव डिस्कस्ड इट इन डिटेल इन मेडिसिन। तो ये क्लिनिकल फीचर्स हो गए। अब मैनेजमेंट जो हमारी थी टेंशन न्यूमोथोरैक्स की वो बी पार्ट में थी, ब्रीदिंग एंड वेंटिलेशन, क्योंकि वहाँ पे लंग्स का मसला था। यहाँ पे सी वाला मैनेजमेंट होगी, सर्कुलेशन और हेमरेज कंट्रोल हमारा होगा, क्योंकि यहाँ पे सर्कुलेशन ख़राब है, कार्डिक आउटपुट नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले
फास्ट को हमने किया, उसमें हमें पेरिकार्डियल कैविटी में जो है ब्लड नज़र आ गया। फास्ट कैसे करते हैं इसको हमने जनरल सर्जरी के एक टॉपिक में पढ़ा हुआ है। फिर हम क्या करेंगे, फास्ट परफॉर्म करने से जब हमें पता चला कि पेरिकार्डियल कैविटी में ब्लड इकट्ठा हुआ है तो हम ईसीजी करेंगे और हमने हार्ट में से ब्लड को रिमूव करना है, जो पेरिकार्डियल कैविटी है उसमें से ब्लड को रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे, नीडल डाल के पेरिकार्डियोसेंटेसिस करेंगे। टेंशन न्यूमोथोरैक्स में हमने नीडल डीकम्प्रेशन की थी, सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस में मिड एक्सिलरी लाइन में नीडल डाली थी। यहाँ पे हम बिल्कुल ज़िफोस्टर्नम के नीचे नीडल घुसाते हैं, उसको ऊपर की तरफ और हार्ट की तरफ लेफ्टवर्ड्स मूव करते हैं और फिर पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर घुस के नीडल डाल देंगे तो वो जो ब्लड होगा वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, नीडल पेरिकार्डियोसेंटेसिस। लेकिन ऑब्वियसली दिस इज़ टेम्पररी मेजर। ठीक है, तो फिर जो हमारा डेफिनेटिव होगा उसमें हमें एक सर्जन की चाहिए होगी ज़रूरत। ठीक है, तो थोरेसिक सर्जन ओपन पेरिकार्डियोटोमी करेगा टू इवैक्यूएट द ब्लड फ्रॉम द पेरिकार्डियल कैविटी। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ वी ट्रीट इट। अब इसके यूक्यू सॉल्व करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन पहले करते हैं। 20 years ओल्ड बॉय को स्टैब इंजरी हुई है टू द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट वाइल फाइटिंग। एग्जामिनेशन पे एक्सटर्नल वूंड हमें नज़र आई है लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे। देखें ज़रा, फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर, पहली चीज़ जो इंपॉर्टेंट है लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे। ठीक है, स्टर्नम के बिल्कुल साथ लेफ्ट साइड पे है। और ब्लड प्रेशर देखिए उसका कैसे ड्रॉप हुआ हुआ है। इंकॉर्ज ट्यूबुलर वेन्स हैं, पल्स पैराडॉक्सिकल है। पैराडॉक्सिकल पल्स भी जो है ना इसकी डायग्नोस्टिक होती है। सो व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस, कार्डिक टेम्पोनार्ड। मैनेजमेंट क्या होगी इसकी, मैनेजमेंट ये होगी कि हम इसकी पेरिकार्डियोसेंटेसिस करेंगे जिसमें हम एस्पिरेशन ऑफ पेरिकार्डियल इफ्यूजन करेंगे और उसके बाद जो है थोड़े हम परफॉर्म करेंगे आपकी सर्जरी जिसको हम कहते हैं ओपन पेरिकार्डियोटोमी। ठीक है, सर्कुलेशन सारी बहाल करके ना, वैसे इमरजेंसी में हम यही करते होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें कि यंग मेल सफर्ड अ स्टैब वुंड इन फ्रंट ऑफ द लेफ़्ट साइड ऑफ चेस्ट। देखें अब लेफ़्ट साइड ऑफ चेस्ट समझ आ रही है, स्टेट ऑफ शॉक में, नेक वेन्स एंगॉर्ज्ड है, हार्ट साउंड्स मफल्ड है। ठीक है, लेकिन ब्रेथ साउंड्स प्रेजेंट है। ये सीधा आपको लग रहा है कि कार्डिक टेम्पोनार्ड है। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ शॉक, इट इज़ कार्डिक टेम्पोनार्ड। व्हाट इज़ द मेन डीडी ऑफ दिस कंडीशन। तो डीडी क्या क्या हो सकता है, we can suspect tension pneumothorax, we can suspect constrictive pericarditis, cardiogenic shock, ventricular aneurysm, pulmonary embolism, pericarditis. ठीक है, how to confirm your diagnosis, we will investigation of choice क्या है इसकी, इकोकार्डियोग्राफी। इसके अलावा चेस्ट एक्सरे करवाएंगे तो उसमें हार्ट जो है उसकी इलाजमेंट हुई क्योंकि सारा ब्लड उसमें जमा होगा तो कार्डियोमेगली हमें मिलेगी। इसके अलावा बॉटल शेप्ड हार्ट मिलता है। इसके अलावा हमें चेस्ट रेडियोग्राफ में ये दो चीज़ें, कार्डियोमेगली और बॉटल शेप्ड हार्ट। ठीक है, उसके बाद ईसीजी करवाएंगे तो उसमें लो वोल्टेज क्यूरस कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे। तो इकोकार्डियोग्राफी, चेस्ट एक्सरे और जो है ना ईसीजी। But a patient has present the history of chest injury and has a blood pressure of this. What is your provisional diagnosis? So this is history of chest injury and has a blood pressure of 80/630. ये बहुत ज़्यादा हद तक ब्लड प्रेशर कम हुआ है, बहुत ज़्यादा कम है। सो दिस इज़ हाइपोटेंशन। अब कार्डिक टेम्पोनार्ड, व्हाट इज़ इमरजेंसी मैनेजमेंट, पेरिकार्डियोसेंटेसिस। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला जो मैंने आपको कहा था कि बाद में करेंगे, इंगॉर्ज नेक वेन्स। अब ये हम सोच सकते हैं कि या तो ये जो है ना हमारा टेंशन न्यूमोथोरैक्स है या कार्डिक टेम्पोनार्ड है। लेकिन वेरी फीबल पल्स होना, पल्स इतनी ज़्यादा कम हो जाना, जबकि शॉक में पल्स जो है वो ज़्यादा होती है। तो पैराडॉक्सिकल हमारे पास एक चीज़ आ गई है, पल्स इज़ पैराडॉक्सिकल, तो दिस इज़ कार्डिक टेम्पोनार्ड। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा रह गया था कि हाउ टू डिफरेंशिएट द दिस कंडीशन फ्रॉम द कार्डिक टेम्पोनार्ड। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स इन दोनों के, हाउ वी डिफरेंशिएट दीज कार्डिक टेम्पोनार्ड फ्रॉम द टेंशन न्यूमोथोरैक्स। तो
एक तो आपको पता है मफल्ड हार्ट साउंड्स हमें कार्डिक टेम्पोनेट में मिलेंगी, ब्रेथ साउंड्स जो हैं एब्सेंट किस में मिलेंगी, टेंशन न्यूमोथोरैक्स में, ये तो आपको पता है। इसके अलावा शॉक जो है वो कार्डिक टेम्पोनेट में प्रोमिनेंट होता है, जबकि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस टेंशन न्यूमोथोरैक्स में प्रोमिनेंट होता है। रेस्पिरेशन टेकिपनिया आपको जो है टेंशन न्यूमोथोरैक्स में मिलता है। ट्रेकिया आपको डेविएटेड टेंशन न्यूमोथोरैक्स में मिलता है। नेक वेन्स आपको दोनों में डिस्टेंडेड मिलती हैं। और चेस्ट परकशन जो है उसमें आपको हाइपर रेजोनेंट मिलता है टेंशन न्यूमोथोरैक्स में। ट्रीटमेंट जो है वो कार्डियो टेम्पोनेट का पेरिकार्डियोसेंटेसिस है, जबकि टेंशन न्यूमोथोरैक्स का नीडल कंप्रेशन है। ठीक हो गया। सो दीज वर द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट यूक्यू है दैट इज़ अबाउट के चेस्ट इंट्यूबेशन किस तरह से करते हैं। तो ट्यूब थोरेकोस्टोमी भी इसको दूसरा नाम इसका होता है। इंडिकेशंस क्या हैं, मैंने साइड पे लिखा हुआ है, या तो एयर इकट्ठी हो गई है प्लूरल स्पेस में, या फ्लूइड आ गया है, या पस आ गई है, या ब्लड आ गया। एयर आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, न्यूमोथोरैक्स। फ्लूइड आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, प्लूरल इफ्यूजन। पस आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, एम्पाइमा। अगर ब्लड आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, हीमोथोरैक्स। तो अगर पेशेंट के अंदर न्यूमोथोरैक्स है, कोई भी वेंटिलेशन में है पेशेंट, या टेंशन न्यूमोथोरैक्स है आफ्टर इनिशियल नीडल डिकम्प्रेशन, या परसिस्टेंट और रिकरेंट न्यूमोथोरैक्स आफ्टर सिंपल एस्पिरेशन, या लार्ज सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स इन पेशेंट्स ओवर 50 ईयर्स, तो इस केस में हम चेस्ट इंट्यूबेशन करते हैं। इसके अलावा मेलिग्नेंट प्लूरल इफ्यूजन, मतलब कि किसी कैंसर की वजह से ब्लड फ्लूइड इकट्ठा होता जा रहा है, तो ऑब्वियसली वो बार बार इकट्ठा होगा, सो वी हैव टू परफॉर्म द चेस्ट इंट्यूबेशन। इम्पाइमा, पस इकट्ठी हो गई है, एंड कॉम्प्लिकेटेड पैरा न्यूमोनिक प्लूरल इफ्यूजन। ट्रोमेटिक हीमोन्यूमोथोरैक्स, ब्लड भी है और एयर भी है, ट्रॉमा की वजह से फिर हम करेंगे। पोस्ट ऑपरेटिवली, मतलब फॉर एग्जांपल हम तो रेकोटोमी कर रहे थे या ईसोफेजेक्टमी हमने किया, कार्डियक सर्जरी की, उसके बाद हम ये चेस्ट इंट्यूबेशन डाल सकते हैं। तो ये आपने याद रखना है सारे इंडिकेशंस। उसके बाद स्टेप्स आ जाते हैं, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमने देखना है कि हमारा ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी हमें आइडेंटिफाई होना चाहिए। ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि इसकी 3 हमने देखनी होती हैं चीज़ें। एंटीरियरली जो है लेटरल फोल्ड होता है पेक मेजर मसल का, मतलब दिस इज़ एंटीरियर, तो ये क्या होगा, पेक मेजर का एंटीरियर लेटरल फोल्ड है। ठीक है, अगर मैं इसको दोबारा से ड्रॉ करूँ तो ये वाला जो है, ये वाली लाइन दिस इज़ के एंटीरियरली जो है पेक मेजर का लैटरल फोल्ड होगा। पोस्टीरियरली पीछे क्या होगी, मिड एक्सिलरी लाइन होगी, और इन्फीरियरली जो बेस होगी वहाँ पे क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉन एट द लेवल ऑफ निप्पल। निप्पल का लेवल होगा, ये निप्पल है। ठीक है, सो दिस इज़ कि जहाँ पे ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी है, मतलब यहाँ पे कोई आपको मेजर वेजल्स, मेजर नर्व्स नहीं मिलेंगी जिसमें आप इजीली चेस्ट इंट्यूबेशन कर सकते हो, ट्यूब डाल सकते हो, क्योंकि दिस इज़ सेफ्टी एरिया। इसके अलावा कहीं डालोगे तो बहुत मसले होंगे, तो इस वजह से इसको पहले आपने आइडेंटिफाई करना होता है। आप इसके ऊपर लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, जो पेशेंट आपके सामने पड़ा हुआ है तो आप उसको मार्किंग्स कर सकते हो, सरफेस मार्किंग्स कर सकते हो फॉर ईजी हो जाने के लिए। ठीक है, तो आगे पेक मेजर है, पीछे मिड एक्सिलरी लाइन है, और नीचे बेस है हॉरिजॉन्टल लाइन जो निप्पल से आ रही है। ठीक हो गया, सो ये हमारी जो है ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी हो गया। यहाँ पे हम चेस्ट ट्यूब इंसर्ट करते हैं। अब जब हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया इस एरिया को, तो ऑब्वियसली इस एरिया को साफ़ करेंगे। ठीक है, तो हम एंटीसेप्टिक सोल्यूशन लगाएंगे, इसके ऊपर सफाई करेंगे, इसकी ड्रेपिंग करेंगे। उसके बाद जब हमने सफाई कर ली है, तो अब हमने ट्यूब डालने से पहले ऑब्वियसली, क्योंकि हम ट्यूब डालने लगे हैं, पेशेंट के अंदर इंसिजन देने लगे हैं, तो पेशेंट को पेन फ्री करना पड़ेगा। तो पेन फ्री करने के लिए हम लोकल एनेस्थीसिया अप्लाई करेंगे। ठीक हो गया, सो ये ऊपर लिखा हुआ है कि हमने एंटीसेप्टिक सोल्यूशन डाला, फिर हमने लोकल एनेस्थेटिक एजेंट डाला, तो अब पेशेंट पेन फ्री हो गया। अब हम इजीली इंसिजन दे सकते हैं। तो 3 सेंटीमीटर हमने इंसिजन देना होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रिब्स। ठीक है, जो रिब्स की डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में हमने क्या देना होता है, इंसिजन देना होता है। इंसिजन देंगे तो सबसे पहले स्किन कटी जाएगी, फिर सबक्यूटेनियस फैट कटा जाएगा। तो अब जो है, जब सबक्यूटेनियस फैट जो है वहाँ तक हमने इंसिजन दे लेनी होती है, तो अब हमने
ब्लंट डायसेक्शन करनी होती है। ब्लंट डायसेक्शन मतलब कि आपका कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि पता क्या होता है, अब बिल्कुल अगर हम बात करें ना तो बिल्कुल ना नीचे इसके अगर हम जाएँ ना, तो अगर हम कोई इतनी नोकदार चीज़ डालेंगे तो इसके बिल्कुल नीचे ना थोड़ा सा डिस्टेंस होता है और हमारी वो प्लूरा आ जाती है, और बिल्कुल नीचे लंग्स हैं। तो अगर हम इतनी अगर हम सबक्यूटेनियस फ़ैट तक पहुंच गए हैं ना, तो हमें पता चल गया सबक्यूटेनियस फ़ैट आ गई है, मतलब हम नीचे लंग्स हैं, ठीक है, बहुत करीब है। तो अब हमने जल्दी से ना अपनी वो जो चीज़ है जिसके साथ हम इंसिजन दे रहे थे उसको चेंज करना है, और ब्लंट डायसेक्शन कोई ऐसी चीज़ लेके आनी है जो आगे से थोड़ी सी टिप उसकी जो है वो नोकदार ना हो, थोड़ी ब्लंट हो, ठीक है, समझ आ रही है ना। इस तरह की किसी चीज़ के साथ हमने करना है। तो अब ब्लंट डायसेक्शन करनी है, ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि नोकदार होगी वो डायरेक्ट जाके सुई अंदर गई और वो जो है बस लंग्स को ख़राब कर सकती है। तो अब पहली चीज़ जो इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस में आती है वो ये कि ब्लंट डायसेक्शन करनी है। दूसरी इसमें एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। ब्लंट डायसेक्शन के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है कि ओब्लीकली जाना है आपने। ओब्लीकली मतलब कि आपने ऊपर जो एपेक्स ऑफ लंग है उसकी तरफ अपना लेके जाना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये स्किन है, ठीक है, और ये अंदर आप पहुँचे हुए हो, तो इसके दरमियान में जो ट्रैक्ट आपने बनाया हुआ है ये ऐसे है, ऊपर की तरफ एपेक्स ऑफ लंग की तरफ है। एपेक्स ऑफ लंग ऊपर होती है, तो उसकी तरफ आपने एक जो है ऑब्लीक पाथवे बनाना है। क्यों? क्योंकि अगर आप बिल्कुल सीधा लेके जाओगे तो उससे क्या होगा, ये स्किन है फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे होल हुआ है और यहाँ पे अंदर की तरफ, ठीक है, जो है ना लंग्स वाला हिस्सा है, तो एयर जो है इधर से बिल्कुल सीधी ऐसे जाएगी और अंदर जाके वो न्यूमोथोरक्स करवा सकती है, ठीक है। तो आप अगर एक पाथवे बनाओगे तो उसके थ्रू क्या होगा, आप अगर एक पाथवे बनाओगे ना इस तरह ट्रैक्ट, तो एयर जो है वो जब आप अंदर डालोगे तो यहाँ से थोड़ी सील ऑफ हो जाएगी स्किन, और एयर जो है वो फिर इस तरह से पाथवे में जाने तो उसको मुश्किल होगी, सीधा जाने में आसानी होगी, और अगर आप पाथवे ट्रैक्ट ओब्लीक बनाओगे तो वो मुश्किल होगा। इस वजह से जो सेकंड इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन होती है आफ्टर ब्लंट डायसेक्शन, दैट इज़ कि आपने ओब्लीक डायरेक्शन में जाना है, टूवर्ड्स द एपेक्स आपकी डायरेक्शन होनी चाहिए। ये जो है आपका लिखा हुआ है, जो आपका है बेले एंड लव में, ठीक है, ओब्लीक डायरेक्शन होनी चाहिए। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन ये है कि आपने जो लोअर रिब होगी उसके ऊपर अपर बॉर्डर पे, अपर बॉर्डर ऑफ लोअर रिब, ये रिब है, तो इसके नीचे वाले बॉर्डर पे न्यूरोवास्कुलर प्लेन बना पड़ा हुआ है जिसमें एक आर्टरी है, एक वेन है और एक नर्व है इंटरकॉस्टल। तो अगर आप इधर से डालोगे उस रिब के लोअर बॉर्डर पे तो आप तो इसको ख़राब कर सकते हो, न्यूरोवास्कुलर बंडल को इंजर कर सकते हो। तो आपने उस रिब के जो कि आपके पर रिब है उसके अपर बॉर्डर ऑफ लोअर रिब इस तरह लेके जाना है, ताकि क्योंकि नीचे न्यूरोवास्कुलर प्लेन है, ठीक हो गया। तो अपर बॉर्डर ऑफ लोअर रिब पे आपने जो है डायसेक्शन करनी है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें आपकी जो है ना प्रिकॉशन वाली हैं, ब्लंट डायसेक्शन करनी है, ओब्लीकली लेके जाना है टुवर्ड्स द एपेक्स, और अपर बॉर्डर पे ऑफ द लोअर रिब लेके जाना है ताकि न्यूरोमस्कुलर बंडल जो है वो ख़राब ना हो, ठीक हो गया। जब स्किन हो गई, सबक्यूटेनियस फ़ैट कट गई और इस तरह से आप अंदर पहुंच गए, फिर आपके पास आपको मिलेंगे इंटरकॉस्टल मसल्स। आपने उनको आर्टरी फॉरसेप्स से पीछे किया, जैसे ही आपने उनको पीछे किया तो नीचे आपकी पड़ी होगी पेराइटल प्लूरा, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट से हम करते हैं कि हम पेराइटल प्लूरा को कैसे अंदर लेके जाएंगे। अब